आज हम जो हमारा लेसन है 10th क्लास का उसका भाग 2 के अंदर हम चल रहे हैं। तो देखिए मैंने पहले बताया था कि जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक एक उदाहरण और दे देता हूं मैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। ये एक उदाहरण और देके समझा जाता ताकि आपके रिमाइंड हो जाए ये चीज। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? मेथिल एल्कोहल। क्या बनाती है? मेथिल एल्कोहल। सुनो इधर, जैसे ये अपने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया कराई हमने हाइड्रोजन से, जब क्या बना? मेथिल एल्कोहल। क्या बना? मेथिल एल्कोहल। अब सुनो इधर, मैंने एक चीज बताई थी, रासायनिक समीकरण जब भी हम लिखते हैं उसके रूल रेगुलेशन के अंदर बताई थी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम कोई पदार्थ या अणु या कुछ भी लिखते हैं, कोई जो भाग लेने वाले हैं, बनने वाले हैं, तो उनकी अवस्थाओं को दर्शाया जाता है, उनकी जो स्टेज होती है उनको दर्शाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस की फॉर्म में है, हाइड्रोजन क्या है? गैस की फॉर्म में है। और जो मेथिल एल्कोहल है, ये जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल क्या है? एक द्रव अवस्था में, इट मीन्स लिक्विड अवस्था के अंदर है। अब इसको हम क्या कर देंगे? संतुलित करने से पहले तो हमारे को इनको तो छेड़ना ही नहीं, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? लॉक कर दिया। क्या कर दिया? लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद हमारे को ये चीज पहचानी है, कोई से भी समीकरण अपन लिखे एग्जाम के अंदर, कॉपी के अंदर, जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर लिखे, तो अपने को ये अच्छी तरह से इस चीज को जान लेना है कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, ठीक है। अब देखो ये चीज तो एक चीज बताऊं, मेरे यहां बताने से एक क्वेश्चन या 2 एग्जाम्पल बोर्ड के ऊपर करवाने से इस चीज का परमानेंट जो सॉल्यूशन होता है, स्थायी समाधान नहीं निकल पाएगा। इसलिए आपकी बुक के अंदर आपके पास जो भी 10th क्लास के कंटेंट है पढ़ने के लिए, जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके अंदर से जो इक्वेशन है, इस तरह की बैलेंस इक्वेशन यानी कि करने की जो विधियां हैं, उसको आप प्रॉपर्ली इस मेथड से उनको अपनी कॉपी के अंदर करने का प्रयास करें, जब जाके ये चीजें आपके समझ में आएगी, ठीक है। मैं तो ओनली मेथड अप्लाई करके बताऊंगा आपको। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजन से अभिक्रिया हुई तो क्या बना? मेथेनॉल बना। अब मेथेनॉल बना जिसकी मैंने अवस्थाएं यहां पर मेंशन कर दी, आपको भी इसी तरह से करनी है कि कौन सी अवस्था के अंदर कौन सी चीज है, ठीक है। जो भाग लेने वाले रिएक्टेंट है और बनने वाले जो प्रोडक्ट है, उनकी अवस्थाएं क्या है, उनकी स्टेज क्या है, उस चीज को आपको मेंशन जरूर करनी है, ठीक है। अब चले आगे। अब मैंने बताया था कि हिट एंड ट्रायल विधि के अंदर आपको क्या करना है? ये मेथड अपनाना। हिट एंड ट्रायल के अंदर भाई संतुलित करेंगे तो अपने को पहचानना भी तो है ना भाई, संतुलित करेंगे अपन किसी भी समीकरण को तो अपने को इस तरह की इस विधि का बहुत आसान विधि है। यहाँ पे अपने तत्व आ जाएंगे जो भाग लेने वाले बनने वाले हैं, और यहाँ पर यहाँ पर आ जाएंगे अभिकारक। क्या आ जाएंगे? अभिकारक को लिखना आपको, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? उत्पाद आ जाएंगे जो बनने वाले हैं, ठीक है। अब तत्व जो है वो अपने यहाँ पे तत्व देखो, इस पूरी समीकरण के अंदर भाग लेंगे तो कौन कौन से ले रहे हैं वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। यहां से यहां तक चलना, आपको दौड़ के जाना है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब देखिए आप एक चीज पता होनी चाहिए कि जो अभिकारक जो भाग लेते हैं वही उत्पाद बनते हैं। अरे भाई आप समझे नहीं, अभिकारक का मतलब क्या है? जो भाग लेने वाले। जैसे अपने घर के अंदर चाय बनाई, क्या बनाई? घर के अंदर अपने चाय बनाई तो चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, पानी डाला, उसको बॉईल किया तो क्या बन गई? चाय बन गई। ऐसा तो नहीं है ना ये सब चीजें डाली और दही बन गया उधर, ऐसा पॉसिबल नहीं है चीज। तो जो अभिक्रिया में भाग लेंगे वही तो उत्पाद बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक चलने पर तत्व हमारे को मिलते हैं। एक तो कार्बन मिलेगा, एक ऑक्सीजन मिलेगा, या हाइड्रोजन मिलेगा। देख लो आप, चेक कर लो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जब डबल चीज आ जाती है तो काउंट करनी पड़ती है अपने को, जोड़ के उसको लिखना है, ठीक है। अब देखो अभिकारक जो है, अभिकारक मैंने बताया, अभिकारक इट मींस तीर के निशान से पहले वाले, तीर के निशान से पहले वाले कार्बन की संख्या बताइए आप। यहाँ पे लिखा कार्बन की संख्या बताइए कितनी, यहां से यहां तक चलेंगे, बस यहीं से यहां तक चलना है। कार्बन की संख्या टोटल कर लीजिए आप, 1 आ रही है। ऑक्सीजन की संख्या यहां से यहां तक 1 आ रही है। फिर हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है? 2 आ रही है। सर बिल्कुल सही है, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो आगे नेक्स्ट जो उत्पाद के अंदर काउंट कर लीजिए आप। कार्बन की संख्या यहां से यहां तक चलेंगे, बस यहां से यहां तक चलेंगे तो कार्बन संख्या कितनी आ रही है? 1। हाइड्रोजन की यहां से यहां तक चलेंगे, यहां से यहां तक चलेंगे तो कितनी आ रही है? 3 तो यहां पर है, 1 यहां पर है, तो कितनी आ जाएगी? टोटल 4। अब ऑक्सीजन की कितनी आ रही है यहां पर? हाइड्रोजन की यहां पे लिखो 4, और ऑक्सीजन की कितनी आ रही है यहां पे? यहां से यहां जोड़ेंगे तो 1। यहां तक क्लियर हुआ आपके सबके? सही है। अब बेटा यहां बताइए मुझे कि ये बैलेंस समीकरण है या नहीं है, ये संतुलित समीकरण है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर यहाँ पे कार्बन था, अभिकारक के रूप में 1 है, उत्पाद के रूप में 1 है, ये तो संतुलित है। ऑक्सीजन भी अभिकारक के रूप में 1 है, उत्पाद के रूप में 1 है, ये भी संतुलित है। लेकिन सर हाइड्रोजन जो है अभिकारक के रूप में तो 2 आ रहा है, लेकिन उत्पाद के रूप में 4 आ रहा है। तो यहाँ जाके क्या इम्बैलेंस होगी, यानी कि असंतुलित समीकरण होगी। इसको अपने को संतुलित करना होगा, ठीक है। अब देखो
संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा था लॉक कर दिया, इनको कुछ नहीं छेड़ना, इनको छेड़ना ही नहीं, अपने को बढ़ाना घटाना अब है। जो लॉक करने के बाद जो स्थिति कंडीशन अपने सामने जो हम जो इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको घटाना बढ़ाना। अब यहाँ 4 है तो इसको घटाना नहीं है, अब इधर बढ़ा दीजिए आप। अब 2 को क्या करोगे आप, 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी संख्या कितनी हो जाएगी, अब 4। अब यहाँ पे 4 हुई नहीं हुई, यहाँ पे कोई फेरबदल हुआ ही नहीं, यहाँ पे 4 है हाइड्रोजन की, तो अब समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो गई। ये क्या हो गई, समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। इस तरह से आपको करना है, क्या करना है, इस तरह से आपको समीकरण को संतुलित करना है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट चले, चलो एक उदाहरण करा देता हूं इसका मैं, फिर आपके समझ में आ जाएगी ये चीज। जैसे एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, लेड ऑक्साइड की कार्बन से अभिक्रिया हो, लेड ऑक्साइड की कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं अपन। लेड ऑक्साइड यानी कि PbO की किससे कराई, कार्बन से। किससे करा दी अभिक्रिया, कार्बन से। तो बेटा बनेगा अपने पास लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन लेड ऑक्साइड, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी जो अवस्थाएं हैं उनको मेंशन करेंगे। लेड ऑक्साइड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ठोस अवस्था में। कार्बन, कार्बन यानी कोयला, कोयला किस में होता है, कार्बन भी क्या होता है, ठोस अवस्था में। ये भी किस में आएगा, ठोस अवस्था में, लेड भी। और ये किस में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय अवस्था में। या तो जी से इसको अपन मेंशन करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सबके। चलो इसको अपन ने कर दिया लॉक, इनको आपको नहीं छेड़ना है, इनके साथ कोई भी छेड़छानी नहीं करनी है, ठीक है। अब चलिए हिट एंड ट्रायल विधि के अंदर आपने ये इंडेक्स बना दी वापस उसी तरह से। ये वाला कितने तो एक तो लेड हो गया, ऑक्सीजन का कार्बन हो गया, 3 हो गया ना, 2 3। ये तो यहां पर तो आ जाएंगे तत्व, यहां आ जाएंगे अभिकारक और यहां आ जाएंगे उत्पाद। आएंगे ही नहीं आएंगे उत्पाद। तत्वों की संख्या आप टोटल यहां से यहां तक चलोगे, काउंट कर लीजिए। एक तो लेड है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है। यहां तक देख लो आप, ऑक्सीजन कार्बन है। अब देखो मैं लेड की बात कह रहा हूं, तो अभिकारक के रूप में कितने, अभिकारक के रूप में कितने लेड के परमाणु यहां पर, तो यहां पे देखो एक, बस यहां तक क्या है, एक ही आ रहा, तो एक संख्या लिख दी। अब इसी तरह से यहां पर कितनी है, एक। उत्पाद के रूप में भी कितनी आ रही है, एक आ रही है, देख लो वहां से वहां तक। ऑक्सीजन की संख्या यहां देखो एक है, वहां कितनी है, 2। यहां से यहां तक जा रहे हैं तो कितनी आ रही है, तो अभिकारक के रूप में तो 1 और ऑक्सीजन की उत्पाद के रूप में कितनी आ रही है, 2। इसी तरह से कार्बन की संख्या यहां पर 1 और कार्बन की संख्या वहां पर भी 1 और 1। अब देखो इम्बैलेंस कौन सा परमाणु हुआ इसके अंदर, ऑक्सीजन का। किसका हुआ, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की हम संख्या घटा नहीं सकते बेटा, ऑक्सीजन की संख्या हम बढ़ा सकते हैं इधर से, ठीक है। तो यहां इधर 2 है, तो यहां 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे अपन ने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। यहां 2 लगाने से अपने इसकी संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई। लेड की संख्या भी क्या होगी, बढ़ गई। यहाँ पे चलो, यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए क्या लगाया, 2 लगाया, तो ऑक्सीजन की संख्या तो अभिकारक के रूप में तो कितनी होगी, 2 हो गई, हुई नहीं हुई, 2 हो गई। लेकिन इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में लेड के परमाणु क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए, क्योंकि अभिकारक के रूप में अब लेड की संख्या कितनी, 100 हो रही है, 2। तो अब यहाँ अभिकारक के रूप में लेड की संख्या 2 हो रही है बेटा, तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में कितनी हो रही है, 1 ही हो रही है। तो ये क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। बाकी ऑक्सीजन और कार्बन तक क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब लेड को अपन संतुलित करेंगे। लेड को अगर मान लो बैलेंस करेंगे, अपन संतुलित करेंगे, तो हमें लेड के 2 परमाणु यहाँ बढ़ा दिए, तो अब घटा नहीं सकते, जैसे बढ़ते जाएंगे घटा नहीं सकते, अपन क्या करेंगे, उधर बढ़ाएंगे। अब तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर लेड की संख्या भी क्या हो जाएगी, 2, और ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित, ठीक है। तो अपनी संतुलित समीकरण कौन सी सामने आई अपने पास, 2PbO प्लस C, 2Pb प्लस CO2, यानी कि लेड ऑक्साइड, कार्बन और लेड के 2 परमाणु बने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। यह समीकरण अपनी फाइनल संतुलित होगी, ठीक है। इस तरह से आपको संतुलित करना है। लिख लो फटाफट, देखिए आगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है वो, सबसे पहला प्रकार आता है संयोजन योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा आता है
दूसरा आता है वियोजन अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसके अंदर से आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम समझेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। मैं यहीं पे मेंशन करता जाऊंगा इसको। जैसे पहली वाली है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। ये भी लिख लेना ना, दोनों नाम याद रखना, योगात्मक अभिक्रिया। अब मुझे एक बात बताइए, संयोजन का मतलब भी जानते हैं अपन, योगात्मक का मतलब भी जानते हैं, यानी कि जोड़ना। क्या मतलब हुआ इसका? जोड़ना। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना ले? एक उत्पाद का निर्माण करें। इट मीन्स ये हुआ A प्लस बी, दो या दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे भी दो का उदाहरण दे रहा हूं। तो एक उत्पाद बनाए, क्या बनाए? एक उत्पाद का निर्माण करें। अब जैसे ये अभिकारक है, ये तो क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। यहाँ तो समझ में आती है ना, पहले बता चुके हैं, बार बार रिपीट थोड़ी करेंगे इन चीजों को। यानी कि संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया की डेफिनेशन आपको लिखनी है एग्जाम के अंदर। तो यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, एक प्रोडक्ट का निर्माण करें, तो उसे क्या बोलेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब दो या दो से अधिक, अब चलो कोई बात नहीं, ये और लिख लो, A प्लस बी प्लस सी, ये अभिकारक है, और ये मिलकर क्या बना लिए? ABC, एक उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो ये भी क्या है? वही संयोजन अभिक्रिया है। इस तरह की कंडीशन आपको कोई से भी समीकरण के अंदर दिख जाए तो आपको क्या करना है? क्या करना है बताइए? उसको क्या करना? संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया ही मानना है। यानी कि अब देखो, परिभाषा मैंने नोट्स के अंदर भी लिख रखी है, जो आप कमेंट बॉक्स है ना, आप वीडियो देखोगे उसके अंदर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड में एक लिंक दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक करते ही आपके पास जो नोट्स है वो खुल जाएंगे, और भी कोई इंफॉर्मेशन होगी वो खुल जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो, ऐसी अभिक्रिया इसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। उदाहरण, मैं इसी का उदाहरण लिख रहा हूं ना, ये इधर साइड में लिख दिया। अब उदाहरण ले लिया जाए आपके, जैसे मैं कह दूं आपको कोयले का दहन। किसका? कोयले का दहन। बेटा एक ध्यान रखना, दहन जलना, ये ध्यान रखना ना। कोयला क्या होता है? कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सुनना ध्यान से, सुनो इधर से ध्यान से। कार्बन, जो कोयला होता है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? ये निर्माण करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सबके? अब कार्बन तो कौन सी अवस्था में होता है? सॉलिड में। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में। अब इसको हम ए मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं? ए, इसको मान सकते हैं बी, दोनों जुड़ा ए बी। तो बेटा ये कौन सी समीकरण हो गई? योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गई? समझ में आई नहीं आई? एक और उदाहरण लिख लेते हैं, एक और उदाहरण लिख लेते हैं अपन। जैसे हम कराते हैं जल का निर्माण। किसका निर्माण कराएंगे? जल। अब जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन और क्या मिलता है? येलो कलर से लिखूंगा, सारे एग्जांपल इसी के है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या कराती है? यहां दूसरा उदाहरण लिख लो, जल का निर्माण। क्या लिखोगे? जल का निर्माण, जल का निर्माण। जल का निर्माण है। अब जल का निर्माण कैसे होगा? यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी, जब जाकर किसका निर्माण होगा? जल का, ठीक है। अब यहां पर भी यही कंडीशन आ रही है। चलो पहले, सबसे पहली बात है संतुलित करना जरूरी है। आप छोटा सा यहां पे मेथड अप्लाई कर लीजिए। देखो संतुलित करने का भी मैं यहां बना रहा हूं ना, इसको संतुलित करना पहले जरूरी है भाई, ये ध्यान रखना। दो ही तत्व है इसके अंदर, ये तो हो गए तत्व, ये हो गए अभिकारक और ये हो गए उत्पाद। अब तत्व कौन से है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक के रूप में कितनी आ रही है? 2। ऑक्सीजन के रूप में कितनी आ रही है? 2। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है? 2। ऑक्सीजन की कितनी आ रही है? 1। तो अब इधर 2 बढ़ाएंगे हम,
तो यहाँ 2 करेंगे, 2 करने की वजह से ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर उत्पाद के रूप में 2, लेकिन हाइड्रोजन की कितनी होगी 4। अब यहाँ पर कितनी होगी उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन की संख्या 4, तो अब इसको बढ़ाएंगे अपन, इधर जाएंगे तो यहाँ पर 2, तो अब जाके क्या हो जाएगी, समीकरण संतुलित हो जाएगी। ध्यान करना, हो गई ना, हाइड्रोजन की अभिकारक के रूप में 4, उत्पाद के रूप में 4, ऑक्सीजन की अभिकारक के रूप में 2 और उत्पाद के रूप में भी 2, तो ये समीकरण संतुलित हुई। अब ये समीकरण संतुलित हुई तो उसके बाद हम इसको तो मानेंगे ए बी, ए प्लस बी, और इसको, इसमें दोनों तत्व आ गए यानी कि ए और बी आ गए, तो ये क्या कहलाएगी, संयोजन और योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संयोजन और योगात्मक अभिक्रिया। एक चीज आपने ध्यान नहीं दी, देखो हाइड्रोजन तो क्या होती है, गैसीय अवस्था में होती है, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है, और जल कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में। किसमें होता है, एल, एल लिखेंगे ना इसकी अवस्थाएं। नेक्स्ट चलो, इसको आप लिख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो वरना। इसके बाद देखिए 2 उदाहरण हो गए अपने। इसके बाद देखो एक उदाहरण और लिख लो, गंधक का दहन। गंधक का दहन, दहन शब्द आ जाए वहां पर क्या, जलना, इसका मतलब क्या होता है, जलना। अब देखिए गंधक का दहन जो होता है वो किसी भी चीज का दहन होगा तो कौन सी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी गंधक का फॉर्मूला ये हो गया, गंधक बन के सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस। गंधक किस में होती है, सॉलिड गैस, सॉलिड फॉर्म में होती है गंधक। कैसे होती है, सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो यहाँ लिख लीजिए सॉलिड फॉर्म, ये गैस, और ये भी क्या, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है। तो अब यहाँ पर अगर मान लो अपन देखेंगे तो इसको मान सकते हैं अपन ए, इसको मान सकते हैं बी, इसको मान सकते हैं ए बी, तो होगी ना संयोजन योगात्मक अभिक्रिया, हो गई, होगी कि नहीं है। अब इसी तरह से देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेटा निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, एक उदाहरण लिख लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यानी कि CaOH होल ट्वाइस, ये किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है ये तो आपको पता है, सुनो इधर ध्यान से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को जल से क्रिया कराई जाए तो अपने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जो अपने घर में काम में लेते हैं ना, घर में जब दीपावली आती है पुताई करने के लिए चूना लेके आते हैं, तो वो कौन सा होता है, बिना बुझा चूना होता है। कौन सा होता है, बिना बुझा चूना। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है आपकी क्लास के अंदर। इसको हम पानी में मिलाएंगे तो रिएक्शन होगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, जिसको बोलते हैं अपन बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी से हम क्या करते हैं, दीवारों की पुताई करते हैं। तो यहां पर मेरा समझाने का अर्थ है कि जो ये ए है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को हम मान लेते हैं ए, जल को मान लेते हैं बी, और इन दोनों से ए और बी का निर्माण हुआ, इसलिए इस समीकरण को क्या कहा गया, संयोजन योगात्मक अभिक्रिया। तो आपको संयोजन और योगात्मक अभिक्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो। अब आप देखिए आगे, अब हम चल रहे हैं आगे, जो सेकंड वाली प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का। अब इसको में देखेंगे सेकंड वाला प्रकार आपके आता है, पहला वाला था योगात्मक संयोजन, और अब सेकंड जो टाइप है इसका, सेकंड टाइप आता है इसका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कौन सा था, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसको समझना आप ध्यान से, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, सिंपल सी बात है। पहले वाली अभिक्रिया थी
जो योगात्मक संयोजन थी उसके अंदर क्या हुआ था, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, वो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। अब सुनना इधर, एक अभिकारक मिलकर वो दो या तीन के रूप में विभक्त हो जाए, या एक अभिकारक मिलकर दो या तीन उत्पाद बनाने का काम करे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वियोजन, यानी कि टूटना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, सुनना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो होगा वो टूटेगा, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे क्या बोलेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब भी टूटना होता है, वियोजन का मतलब भी क्या होता है, टूटना ही होता है। ठीक है, हाँ चलो आगे तो लिख लीजिए, हाँ इसका वो लिख लीजिए आप उदाहरण, यानी कि जैसे ए बी है, ये टूटकर ए प्लस बी में बदला। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको समीकरण के अंदर दिखाई देगा। वो कैसे देगा, देखो इधर, हम उससे पहले जो अपघटन अभिक्रिया के जो प्रकार है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसी के जो एग्जाम्पल है वो इनके प्रकारों के अंदर देखने को मिलेंगे अपन को। सुना इधर ध्यान से, इसको आप लिख लो। लिखने के बाद मैं आपको एक चीज समझाऊं, वियोजन अपघटन अभिक्रिया के जो प्रकार है उसके अंदर ही इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे अपन। एग्जाम्पल जो है इसी के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए बार बार अपने को रिपीट नहीं करना। अब इसके प्रकार लिखा रहा हूं मैं, किसके प्रकार, किसके, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के। अपघटन व वियोजन अभिक्रिया के प्रकार जो है उसमें पहला है ऊष्मीय अपघटन। कौन सा, ऊष्मीय अपघटन। दूसरा प्रकार लिखाऊंगा मैं आपको विद्युत अपघटन। कौन सा लिखाऊंगा, विद्युत अपघटन। और तीसरा लिखाऊंगा प्रकाशीय अपघटन। कौन सा, प्रकाशीय अपघटन। इनके क्वेश्चन आते हैं भाई बच्चों, ध्यान रख लेना ना। अब देखो अपघटन हो गए, अपघटन का मतलब मैंने बता दिया कि जो एक अभिकारक है उसके टूटने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अपघटन बोलेंगे। अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब वो कंडीशन जो है ऊष्मा की उपस्थिति में हो, यानी कि ऐसी कंडीशन क्रिएट करने के लिए, यानी कि एक उत्पाद को एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे हम, ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन। यानी कि यहां पे लिख लो आप, मैं नोट्स के अंदर लिख रखा हूं पूरा डिटेल, ऊष्मा द्वारा अपघटन। किसके द्वारा, ऊष्मा द्वारा अपघटन। समझ में आई। अपघटन और वियोजन अभिक्रिया का मतलब तो आपको मैंने पहले ही बता दी, यानी कि एक अभिकारक जो होता है दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो इसी के प्रकार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, यानी कि ऊष्मीय अपघटन हो गया, यानी कि वो जो अभिकारक है वो ऊष्मा, उसको टूटने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन। उसको टूटने के लिए विद्युत की आवश्यकता हो तो उसे विद्युत अपघटन। उसको टूटने के लिए अभिकारक को, एक अभिकारक को टूटने के लिए यदि प्रकाश की आवश्यकता हो तो प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया आपके। उदाहरण देख लो, चलो कोई बात नहीं, ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण देख लेते हैं अपन। अगर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर मान लो मैं यहां पे उदाहरण देता हूं आपको, यहां लिख देता हूं ना, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाए, क्या दी जाए, यहां पे देख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाए तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उदाहरण देगा ना, ऊष्मा द्वारा। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाए तो ये विभक्त हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। किसमें विभक्त हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप ए मान लीजिए और बनने वाले को क्या मान लीजिए, ए बी। ये लिखाया ना मैंने वियोजन अपघटन अभिक्रिया के अंदर। उदाहरण देख लो आप, और चलो कोई बात नहीं,
विद्युत अपघटन के अंदर क्या होता है? विद्युत अपघटन के अंदर सुनो इधर, नमक का जो पानी होता है, नमक के पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो किसमें विभक्त हो जाती है? इधर लिख लो, ये तो नमक का सूत्र है, इसके अंदर अगर मान लो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये किसमें? सोडियम और क्लोरीन के अंदर विभक्त हो जाती है। किसमें जाती है? सोडियम और क्लोरीन के अंदर विभक्त हो जाती है। ये संतुलित हो गई समीकरण, देख लो इधर। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? अब इसमें तो किसकी आवश्यकता पड़ी? ऊष्मा की। किसकी आवश्यकता पड़ी? ऊष्मा की। इसमें किसकी पड़ी? विद्युत की। इसी तरह से प्रकाशीय अपघटन होता है। प्रकाशीय अपघटन होने का एक उदाहरण है, जैसे आप ले लो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या लेनी है आपको? सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया। इसको अगर मान लो आप प्रकाश दोगे, क्या दोगे? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो इसको प्रकाश दोगे तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड के अंदर टूटेगा। किसमें टूटेगा? सिल्वर और ब्रोमाइड के अंदर टूटेगा। संतुलित हो गई समीकरण। यानी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो किसमें टूट जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमाइड के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इसको लिख लो आप पहले, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल है, नोट्स भी देख सकते हो। तीसरा प्रकार आता अपना, तीसरा प्रकार आता विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा आएगा? विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है? हटा देना, ठीक है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर दे। यानी कि अपन एक एग्जांपल समझ सकते हैं इसको। यानी कि एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर दे? विस्थापित कर दे। देखो सुनना इधर ध्यान से, मैं एक चीज बताऊं आपको कि जैसे क्लास होती है, क्लास के अंदर बच्चे बैठते हैं तो क्या कर देते हैं? जो अधिक क्रियाशील होता है, जो पावरफुल बच्चा होता है, वो क्या करता है? उस बच्चे को उस लाइन से हटाकर क्या कर देगा? वो खुद बैठ जाएगा और उसको हटा देगा। समझ में आ गई? हटा देगा, मैं ये कह रहा हूं, समझ रहे हो? तो वो हटाकर उसकी जगह बैठ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि जो पहला अभिकारक है उसके साथ का परमाणु दूसरे वाले अभिकारक के परमाणु को क्या कर देगा? हटा देगा। हटाएगा कौन? जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो ज्यादा एनर्जी वाला होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा। समझ में आ गई? यहाँ तक समझ लो। ये इसकी परिभाषा में लिख दी है, लिख लो आप। ऐसी अभिक्रिया इसमें एक अभिकारक का परमाणु, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, एक अभिकारक का परमाणु, एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के, सुना इधर, दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर दे? विस्थापित कर दे, यानी कि हटा दे, विस्थापित कर दे। एक अभिकारक लिया अपन ने ए बी, दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर देगा? ये हटा देगा। तो यहां पर ए की जगह क्या आ जाएगा? ए सी। मैं आगे और उदाहरण बता दूंगा इसका आपको, अभी ये तो लिख लो। एक अभिकारक का परमाणु जब दूसरे अभिकारक के परमाणु क्या कर दे? विस्थापित कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसका लिख लो आप ऐसे, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, फिर आपने तीसरा आसन लगाया ए सी प्लस बी। अब समझो इधर, मैंने जो चीज समझाना चाह रहा हूं समझना ध्यान से, कि जो एक अभिकारक है, एक अभिकारक का परमाणु, अब एक अभिकारक का परमाणु क्या कर रहा है? देखो इधर, ये जो ए है ये कहां चला गया? सी के साथ चला गया, और बी को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? इसको बी को रिप्लेस कर दिया। ये ए जो है ये कहां चला गया? सी के साथ, और बी को क्या कर दिया? आउट कर दिया। ए और सी दोनों साथ हो गए। तो इस तरह के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर एक लाइन और लिख लो, इस तरह का जो काम करते हैं इस अभिक्रिया में केवल अधिक क्रियाशील जो पदार्थ होता है, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को ही विस्थापित कर सकता है। ये मैंने लिखी है, नोट्स के अंदर लिख रखी है। यानी कि जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है वो कम क्रियाशील पदार्थ को ही विस्थापित करता है, कम क्रियाशील वाला कभी भी नहीं करता। आपने सुना होगा, देखा होगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, इसका एक एग्जाम्पल और लिख लो।
जैसे जिंक होता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो हम इसको मान लें A, इसको मान लें B, मान सकते हैं ना। तो यहां पर देखोगे आप A और इसको मान लो आप C, तो यहां पर देखोगे तो क्या होगा, ये इसके साथ आ गया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया इसने, अलग कर दिया। इसको क्या कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। यानी कि जिंक जो है वो किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया इसने, विस्थापित कर दिया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ले लो, आयरन होता है। आयरन का मतलब की ले सकते हैं अपन। जैसे ये आ गया कॉपर सल्फेट के साथ और क्या बनाया, फेरस सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। ये उदाहरण मैंने पहले बताया था आपको। अब फेरस जो है ये अधिक क्रियाशील है भाई, इसलिए क्या कर दिया इसने, कॉपर को विस्थापित कर दिया। और ये किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ। यहां पर आया कि नहीं आया, सल्फेट के साथ। यानी कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को तो आउट, और सल्फेट के साथ क्या आ गया, फेरस आ गया, आयरन आ गया। तो ये चीज क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए आप। अब नेक्स्ट चलिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो। यानी कि अब क्या समझौता होगा, जैसे कोई भी किसी को हटाया तो वहां से हटाकर उसको उसकी जगह बिठा दिया और वो उसकी जगह बैठ गया, स्थानांतरण, यानी कि एक समझौते के द्वारा। तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन, दो बार विस्थापन। पहले वाले कंडीशन के विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ था बच्चों, कि वो हटा के उसको फ्री कर दिया, भाई तू तेरी इच्छा हो जहां जा, यहां तो मैं बैठूंगा। समझ में आ गई ना। लेकिन यहां पर क्या है, भाई तू वहां बैठ जा, मैं यहां बैठ जाता हूं। जो क्लास का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्लास में किस तरह से समझौता होता है, मैं यहां बैठ जाता हूं, तू मेरी जगह बैठ जा। तो इट मीन क्या हुआ, ये द्विविस्थापन हो गया। इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अभिकारकों के बीच, अभिकारक जो होते हैं उनके बीच आयनों का आदान प्रदान हो। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो अभिकारक जो है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। किसका, आयनों का आदान प्रदान। ये ध्यान रखना बस, आदान प्रदान है, यहां पे आदान प्रदान हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे ए बी ले लो आप, ये है प्लस सी और डी है ये। अब तो क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान होगा बेटा, तो क्या होगा, ए तो इसके साथ चला गया सी के साथ, ऐसे मान लीजिए आप, और ये बी जो है किसके साथ चला गया, डी के साथ। अब यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा है ना, आपको पता चल रहा है। देखो ए तो कहां से गया, सी के साथ, ये आ गया, और बी कहां गया, डी के साथ। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह के द्विविस्थापन हो गया। क्या हो गया है, द्विविस्थापन। यानी कि इसकी परिभाषा सिंपल सी कैसी बनी, अभिकारकों के बीच में जो आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। आप सिंपल सी बात है, देखो अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब समझते हो ना, मैंने पहले बताया था, जो अपनी क्लास हुई थी फर्स्ट वाली, बेसिक कांसेप्ट वाली। अवक्षेप का मतलब होता है बेटा, एक चीज बताओ, यानी कि कोई सा भी विलीन हो जो घुले नहीं और वो क्या करे, उस पात्र के अंदर नीचे बैठ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया, ये अविलेय होता है। क्या होता है, अविलेय पदार्थ। कौन सा होता है, अविलेय पदार्थ, यानी घुलता नहीं है, घुलता नहीं इसलिए तो नीचे बैठता है। जैसे पानी होता है, पानी के मटके के अंदर फिटकरी डाल दी जाती है तो जो घुलता नहीं ना, जो पानी के अंदर जो गंदगी होती है वो घुलती नहीं, तो वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। इसको बोलते हैं अवक्षेप, अविलेय पदार्थ। जल में अविलेय पदार्थ हो उसको बोलते हैं अवक्षेप। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से अवक्षेपण अभिक्रिया का। किसका बनता है, ये भी लिख लो, ये भी आता है, क्वेश्चन आता है इसका, अवक्षेपण अभिक्रिया। याद रखना, थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप का मतलब बता दिया मैंने। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो। अब कंफ्यूज मत हो ना, निर्माण हो। अवक्षेप का मतलब बताया मैंने, जल में अविलेय, जल में अविलेय। ठीक है।
अब इस तरह की कंडीशन कहां पैदा होती है उसका उदाहरण भी पूछते हैं वो। तो यानी कि सोडियम सल्फेट होता है, वो बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, लिख लो, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट किसके साथ अभिक्रिया करेगा? बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट और नमक का निर्माण करेगा, BaSO4 प्लस NaCl। तो यहां पर देखो, इधर ये अभिक्रिया होगी, सोडियम किसके साथ गया? ये जो बेरियम है वो बेरियम किसके साथ आ गया? सल्फेट के साथ। किसके साथ आ गया? और सोडियम किसके साथ चला गया? क्लोरीन के साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? संतुलित करने के लिए 2 अणु आएंगे नमक के। तो ये अभिक्रिया कौन सी? अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि इसमें लिख लो आप, इसमें भी ये तो है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट और नमक, ये याद रखना, ठीक है। इसको भी लिख लो आप, अवक्षेपण के 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है वहां पर एग्जाम के अंदर। इसके बाद देखिए आपको लास्ट जो अभिक्रिया के प्रकार है उसके अंदर उपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण और कौन सी वाली अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। दोनों में अंतर लिख दिया मैंने। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या वृद्धि होना, किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना या वृद्धि होना, तो वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कॉपर है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसको संतुलित करने पर ये कंडीशन आएगी अपने पास, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर देखो, किसी पदार्थ में, ये पदार्थ हुआ, उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ने से कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसी तरह से अगर मान लो ऑक्सीजन के दूसरा उदाहरण है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना व जुड़ना, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन ब्रोमीन होता है, उसके अंदर से क्या 2 भागों में बढ़ जाता है, वो Br2 2HBr। तो यहां पर क्या होगा? ये इसका उदाहरण लिख देंगे, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना, तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके अंदर से क्या निकल गया? हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया, और ब्रोमीन अलग हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखो अपचयन के अंदर क्या होगा? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना यानी कि हट जाना, तो ये आपको पता है जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण, जल जब टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलता है, बदलता है नहीं बदलता? ये संतुलित हो गया समीकरण, ठीक है। इसी तरह से किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, अब हाइड्रोजन का जुड़ना तो इसका उदाहरण भी हो सकता है, और ले लो आप, अमोनिया बना दो, नाइट्रोजन है वो H2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? NH3, अमोनिया बना लेता है। अमोनिया 3 2, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, 3 2 6, ये हो गए, संतुलित होगी समीकरण। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, इसको समझ सकते हैं, और बाकी क्लास हम आगे वाले वीडियो के अंदर इस लेसन को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको धन्यवाद।